Hi everyone, this is Atya Zanab and today I am going to explain a chapter Oliver in Trouble which is taken from class 7th book New Bridge Plus। और इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ काव्या चतुर्वेदी के कहने पर। अगर आपको भी कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन, पोएम एक्सप्लेनेशन या फिर ग्रामर का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। I'll try my best to make the video on your suggested topic. Now without any delay, let's get started. मिस काव्या ने ये बोला था कि मैम मैंने हर जगह ओलिवर इन ट्रबल चैप्टर ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। तो माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, ओलिवर इन ट्रबल आपको इसलिए नहीं मिलेगा गूगल पर बिकॉज ओलिवर इन ट्रबल करके कोई चैप्टर चार्ल्स डिकेंस ने लिखा ही नहीं है। चार्ल्स डिकेंस ने एक नॉवल लिखी है बच्चा, ओलिवर ट्विस्ट, जिसका एक एक्सट्रैक्ट, एक लेसन, एक चैप्टर आपके बुक में दिया गया है। अब ये ओलिवर इन ट्रबल जो कि एक्सट्रैक्ट है ओलिवर ट्विस्ट नॉवल का है, आपकी बुक में जो भी पार्ट दिया गया है स्टोरी उसकी बहुत ही आसान है। आपको टफ और डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि जो वोकैब्स, जो वर्ड्स इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। डायलॉग्स जो है वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 6 to 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर जो एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं किसी भी नॉवल के या किसी भी प्ले के, उसको एडिट करके दिया जाता है। यानी राइटर ने जो लैंग्वेज यूज़ कर रखी होती है जनरली नॉवल में, उस लैंग्वेज को आसान करके दिया जाता है ताकि 6 to 8 के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। लेकिन आपकी बुक जो कि न्यू ब्रिज प्लस है, इसमें जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है वो एग्जैक्टली जो चार्ल्स डिकेंस ने लैंग्वेज यूज़ करी है अपने नॉवल में, एग्जैक्टली वही एक्सट्रैक्ट उठा के दिया गया है। और अगर चार्ल्स डिकेंस के स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात करें तो लैंग्वेज जो वो यूज़ करते थे उसमें अच्छी वोकैब्स होती थी। मतलब अगर आप एक बार में पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। कहीं कहीं डायलॉग्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ऐसे वर्ड्स वो यूज़ करते हैं कि हमको एक बार दोबारा सा पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है कि कौन किससे क्या कह रहा है, किसने क्या कह दिया, राइट। ये तो बात हो गई कि ओलिवर इन ट्रबल चैप्टर में इतना ज़्यादा बच्चों को क्यों परेशानी हो रही है। न्यू ब्रिज प्लस का जो एडिशन है वो मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब अगर ओलिवर इन ट्रबल को अच्छे से समझना है आपको तो ओलिवर ट्विस्ट की थोड़ी सी समरी आपको पता होनी चाहिए, राइट। देखिए ओलिवर ट्विस्ट की जो समरी है बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ही कवर करूँगी जिससे आपकी स्टोरी जो आपकी बुक में दिया गया है वो लिंक हो पाए और आपको ओलिवर ट्विस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता भी चल पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओलिवर ट्विस्ट जो नॉवल है इसकी अगर समरी एक लाइन में जाननी हो, आपको कुछ ही लाइंस में आपको कवर करनी हो, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ओलिवर ट्विस्ट एक बच्चे की कहानी है जो कि एक ऑर्फन है, अनाथ है, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, माँ बाप के अलावा इसका कोई भी और अपना नहीं है जहाँ पे ये शेल्टर ले सके। तो इस वजह से वो एक वर्क हाउस में काम करता है। वर्क हाउस ऐसी जगह होती है जहाँ पे गरीब बच्चों को कुछ शेल्टर, कुछ खाना देने के बदले में उनसे बहुत ढेर सारा काम लिया जाता है। तो कुल मिला के जैसा कि इसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट, इसके लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और आखिर में जाकर इसको एक बहुत ही अच्छी लाइफ मिलती है। मैंने बहुत जल्दी से आपको बता दिया कि आखिर में जाके इसको अच्छी लाइफ मिल जाती है, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इसको डिफ़िकल्टीज बियर करना पड़ती है। इसी पूरी जर्नी को दिखाया गया है ओलिवर ट्विस्ट नॉवल में कि ओलिवर ट्विस्ट कैसे कैसे करके सारी मुसीबतों को पार करके एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर ले जाता है लास्ट में जाकर। तो कुल मिला के छोटे छोटे एपिसोड्स रखे गए हैं कि ओलिवर ट्विस्ट पहले यहाँ रहता है तो उसको ये सब फेस करना पड़ता है, फिर वो वहाँ से स्विच करके कहीं और जाता है तो वहाँ पे उसको ये प्रॉब्लम फेस आती है। तो कई सारे एपिसोड्स, कई सारे चैप्टर्स रखे गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि ओलिवर ट्विस्ट की लाइफ कितनी ज़्यादा डेंजर से, कितनी ज़्यादा रिस्क से भरी हुई थी। ओके, और ये जो नॉवल है इतनी इंटरेस्टिंग और सबकी फेवरेट इसलिए है क्योंकि चार्ल्स डिकेंस ने इन सारे एपिसोड्स को इंटरलिंक बहुत अच्छे से किया, यानी कड़ी से कड़ी इतना अच्छा मिलाया है कि लास्ट पे जब वो एंड होता है, कंक्लूजन जहाँ पे कहानी खत्म होती है, सारी कड़ियाँ आपस में, सारे एपिसोड जहाँ जहाँ ओलिवर ट्विस्ट रहा था, सारी चीज़ें आपस में मिलती चली जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पहले हो गई तो अब उसका जिक्र ही नहीं होगा लास्ट में, नहीं, सारी कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती चली जाती है। ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई चार्ल्स डिकेंस ने। इतनी ज़्यादा परेशानियां दिखाई हैं ओलिवर ट्विस्ट के लाइफ में कि कई बार रीडर्स पढ़ते पढ़ते बहुत होपलेस हो जाता है कि बेचारे के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, कब इसकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो लास्ट में आकर चार्ल्स डिकेंस ने रीडर्स को होपलेस नहीं रखा है बल्कि खुश किया है। लास्ट में आकर ओलिवर ट्विस्ट के लाइफ में खुशियाँ आती हैं और इन सारे हर्डल्स के बाद, ऑब्स्टेकल्स के बाद वो एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर ले जाता है। ये तो ओलिवर ट्विस्ट की समरी हुई, यानी कि आपको इतना ओवरव्यू तो आना ही चाहिए कि ओलिवर ट्विस्ट में है क्या एक्चुअली, राइट। अब आपकी बुक में जो स्टोरी है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा से बिगिनिंग एपिसोड्स जो है उसके, इस ओलिवर ट्विस्ट के, वो समझने की ज़रूरत है। लेट्स गेट स्टार्टेड।
ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ था एक वर्क हाउस में। वर्क हाउस कहते हैं कैसी जगह जहाँ पे गरीब बच्चे जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते उनको रखा जाता है सिर्फ उनको शेल्टर और खाना देने के बदले में, और उनसे खूब ढेर सारा काम लिया जाता है। ओके, और काम भी ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो इतना मेहनत के बाद भी उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, एक तरीके से खाना बहुत कम दिया जाता है, काम ज़्यादा लिया जाता है, राइट। सो ऐसी जगह जन्म हुआ था उसका, और उसके जन्म लेने के कुछ देर बाद ही उसकी माँ की यानी कि ओलिवर ट्विस्ट की मदर की डेथ हो जाती है। ओलिवर ट्विस्ट के लिए सिर्फ इतनी दुख की बात नहीं थी कि उसकी माँ की डेथ हो गई, बल्कि सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि ओलिवर ट्विस्ट की माँ की शादी ही नहीं हुई थी, यानी कि उसकी माँ एक अनमैरिड वुमन थी। इससे पहले कि ओलिवर ट्विस्ट के फादर अपने वाइफ से शादी करते उनकी खुद की डेथ हो चुकी थी, यानी फादर भी मर गए थे उनके। इस तरीके से उनकी जो मदर थी ओलिवर ट्विस्ट की एक अनमैरिड वुमेन थी। तो अपनी फैमिली से बचते बचाते हुए कि उनकी बेइज्जती ना होने पाए, गिल्ट फील करते हुए ये भाग के आई थी वर्क हाउस, और वर्क हाउस में इन्होंने जन्म दिया था ओलिवर ट्विस्ट को। ओलिवर ट्विस्ट को जन्म देने के बाद क्योंकि इनकी माँ की डेथ हो गई थी तो अब ज़रूरत थी कि कोई तो ओलिवर ट्विस्ट को पालता, लेकिन इस वर्क हाउस में कोई ऐसा बंदा नहीं था, कोई ऐसी औरत नहीं थी जो छोटे बच्चे को पाल पाती। इस वजह से फैसला लिया गया, वर्क हाउस की अथॉरिटीज़ ने ये फैसला लिया कि ओलिवर ट्विस्ट को एक बेबी फार्म में शिफ्ट कर दिया जाए। ये बेबी फार्म जिसमें ओलिवर ट्विस्ट जा रहा है, इसको मिसेस मान चलाती थी। मिसेस मान कुछ पैसों के बदले में 25 से 30 बच्चों को पालती थी, और बहुत ही अच्छी लेडी नहीं थी, बहुत ही क्रूअल लेडी थी। जो पैसा अथॉरिटीज़ इनको देती थी बच्चों के पालने के लिए, उनकी देखभाल के लिए, ये उसका ज़्यादातर अपने ऊपर खर्च करती थी और बच्चों को बहुत कम खाने को देती थी। इनफैक्ट उतना ही खाने को देती थी जिनसे उनको ये लगता था कि ये बच्चा इतना खाकर ज़िंदा रह सकता है। तो बस एक तरीके से वहाँ बच्चे बस जिंदा थे। ओके, इतना कम खाने को दिया जाता था। तो इस तरीके से 9 साल तक मिसेस मान इन छोटे छोटे बच्चों को रखती थी और इस तरीके से पालती थी। 9 साल के बाद इन बच्चों को वापस वर्क हाउस में बुला लिया जाता था ताकि उनसे वहाँ और ज़्यादा काम लिया जा सके। तो आपकी बुक में जो एपिसोड दिया गया है, जो पार्ट दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि मिसेस मान के पास अभी ओलिवर ट्विस्ट रह रहा है 9 साल तक, ठीक है। अब वो 9 साल का हो गया है तो उसको वर्क हाउस से एक लोकल पुलिसमैन जिसको बीडल बोलते हैं, जिसका नाम है मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल उस इंसान का नाम है और उसका जो डेजिग्नेशन है, जो उसको कॉल किया जाता है, उसको बीडल बुलाया जाता है। बीडल इज़ अ काइंड ऑफ लोकल पुलिसमैन, राइट। जैसे हमारे यहाँ लोकल पुलिसमैन होते हैं, वैसे ही वहाँ पे उस पुअर वर्क हाउस में जो ओहदा होता है उसे कहते हैं बीडल, राइट। तो इस चैप्टर में बताया ये गया है कि जो बीडल है जिसका नाम है मिस्टर बम्बल, वो ओलिवर ट्विस्ट को लेने आ रहे हैं मिसेस मान के बेबी फार्म से। तो मिस्टर बम्बल आते हैं मिसेस मान के पास ओलिवर ट्विस्ट को वापस ले जाने के लिए वर्क हाउस में। तो आपके इस लेसन में दिखाया ये गया है कि किस तरीके से मिसेस मान ओलिवर ट्विस्ट को विदा करती हैं, मिस्टर बम्बल को हवाले करती हैं उसको वापस ले जाने के लिए। और जब वो वापस ले जाते हैं मिस्टर बम्बल उस पुअर वर्क हाउस में जहाँ पे इसका जन्म हुआ था ओलिवर ट्विस्ट का, वहाँ पे अथॉरिटीज़ उसको कैसे वेलकम करती हैं, बहुत ही बुरे तरीके से उसका वेलकम किया जाता है। और इसके बाद कितना ज़्यादा उससे काम लिया जाता है उस वर्क हाउस में। और यही नहीं, ओलिवर ट्विस्ट के तरीके से सारे बच्चे जो भी रहते थे वहाँ पे उस वर्क हाउस में, सबसे बहुत ही ज़्यादा काम लिया जाता था। और खाने के नाम पर पूरा दिन काम करने के बाद एक छोटे से बाउल में उन लोगों को ग्रूवल मिलता था। ग्रूवल कहते हैं दलिया टाइप का एक डिश होती है जो गरीब बच्चों को दी जाती थी, जिसमें पानी ज़्यादा होता था और उसमें ये ओट्स वगैरह बहुत ही कम मिलाए जाते थे। तो इस तरीके से ये बताया गया है आपके चैप्टर में किस तरीके से काम इतना ज़्यादा लिया जाता था, खाने को इतना कम दिया जाता था इन सारे बच्चों को। बेचारे बच्चे कब तक बर्दाश्त करते इस भूख को। एक दिन क्या हुआ, एक ऐसा बच्चा जो कि सारे बच्चों से थोड़ा सा बड़ा दिखता था, एज से ज़्यादा दिखता था, थोड़ा लहीम शहीम था, उसने ये धमकी दी कि अगर मैं इसी तरीके से भूखा रहा, मुझे खाने को नहीं मिला, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे बगल में जो लड़का सोता है मैं उसको एक दिन खा लूँ। और उसने ये धमकी इस तरीके से दी थी कि बाकी बच्चे इस बात को सच मान लेते हैं और एक प्लान बनाते हैं। एक लड़का उसमें से बोलता है कि मेरे पास कुछ लकड़ी के बंडल है, इसमें से एक एक लकड़ी तुम लोग चूज करो, जिसके पास सबसे छोटी लकड़ी जाएगी वही आज ज़्यादा ग्रूवल मांगेगा, और जब एक को ज़्यादा मिल जाएगा तो हम सभी आगे बढ़कर ज़्यादा ग्रूवल मांग सकते हैं। इस गेम में बेचारा फंसता है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट के पास सबसे छोटी लकड़ी जाती है, तो भाई डिसाइड होता है कि आज की रात ओलिवर ट्विस्ट को और ज़्यादा ग्रूवल मांगना है। तो भाई टाइम आ जाता है खाने का, खाना सर्व किया जाता है, ग्रूवल बांटा जाता है।
जिस तरीके से रोज़ इन लोग खाते थे आज भी सब वैसे ही खा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होकर खाते थे क्योंकि इतना दिन भर बेचारे काम करते थे बच्चे। जब दलिया मिलता था, जब ग्रोल मिलता था तो टूट के खाते थे, और जो बोल जो जिस कटोरी में इनको दिया जाता था वो ऐसे साफ़ कर जाते थे मानो कि उसमें कुछ था ही नहीं और उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतना शाइन करते थे वो, कितना ज़्यादा हम लोग चाट जाते थे। अब जब सबका खाना फिनिश हो जाता है तो सब एक दूसरे को घूरने लगते हैं, ओलिवर ट्विस्ट को कोहनी मारते हैं, उसको तरफ आंख दिखाते हैं कि जाओ उठो और डिमांड करो और ज़्यादा ग्रोवल की, और ज़्यादा खाना मांगो जाकर। तो बेचारा ओलिवर ट्विस्ट उठता है और जाकर उस सर से बोलता है जो कि खाना बांटते थे, कहता है कि सर आई वॉन्ट सम मोर, मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए, यानी मैं और ज़्यादा चाहता हूँ, मुझे और भूख लगी है। मानो ओलिवर ट्विस्ट ने दलिया ज़्यादा ना मांगा हो, खाना ज़्यादा ना मांगा हो, कोई गुनाह कर दिया हो। इस तरीके से मास्टर सबसे पहले उसको घूरता है और सबसे पहले तो वो सरप्राइज हो जाता है। वो अपने कानों में यकीन नहीं करता है कि वाकई ऐसा कोई बच्चा आया है जो कि खाना दोबारा से और मांग रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार हुआ था उस वर्क हाउस में कि किसी बच्चे ने दोबारा और ज़्यादा ग्रोवल मांगा हो। तो इस तरीके से मास्टर जब घूर के बहुत गुस्सा होके जब उससे पूछता है दोबारा व्हाट, मतलब क्या कहा तुमने, इस तरीके से उसको रिएक्ट करता है। तो इसके बाद भी ओलिवर ट्विस्ट की हिम्मत देखिए कि ओलिवर ट्विस्ट दोबारा से कहता है प्लीज़ सर आई वांट सम मोर, कि प्लीज़ मुझे थोड़ा और दे दीजिए। भाई अब दोबारा मांगने पे तो मास्टर की खिसक जाती है, वो पागल हो जाता है गुस्से से। जिस लेडल से, लेडल कहते हैं एक चम्मच जिससे कि इस दलिया को, इस ग्रूवल को निकाला जाता था कटोरी में, यही उसके सर पे बहुत तेज मारता है। ओके, और यही नहीं, अपने साइड से हैंड से दबोच लेता है ओलिवर ट्विस्ट को और सीधे ले जाता है मिस्टर बम्बल के पास शिकायत लगाने के लिए। और यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बस इतना ही बताया गया है आपके चैप्टर में कि किस तरीके से वो डिमांड करता है और मास्टर उसको पकड़ के कहाँ ले जाता है, मिस्टर बम्बल के पास शिकायत करने के लिए। अब जब ले जाता है शिकायत करने के लिए, उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी जिसमें ओलिवर ट्विस्ट को चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको अपना लेसन समझने के लिए इतना बहुत है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। तो स्टोरी स्टार्ट हो रही है ओलिवर ट्विस्ट के 9th बर्थडे, यानी बताया हमें जा रहा है कि ओलिवर ट्विस्ट अब 9 साल का हो गया है, यानी ये इंट्रोडक्शन है ये बताने के लिए कि अब मिस्टर बम्बल इसको लेने के लिए आ रहे हैं। तो लिखा है कि ओलिवर ट्विस्ट का जो नवा बर्थडे था, यानी कि इस वक्त 9 साल का जब वो हो गया था तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, बहुत ही छोटा वो लग रहा था। सरकमफेरेंस का मतलब यहाँ पे साइज़ है, यानी साइज़ में बहुत छोटा सा और बहुत दुबला पतला लग रहा था। दुबला इसलिए लग रहा था क्योंकि उसको खाने को ठीक से नहीं देती थी मिसेस मान। इसके बाद बताया जा रहा है लेकिन नेचर और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब लेगेसी, यानी माँ बाप से जो उसको मिला था और नेचर से जो उसको मिला था वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा और स्टडी मतलब होता है जो आसानी से हर्ट ना हो, यानी अंदर से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो बहुत सारे हर्डल्स को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। इट वॉज इस 9th बर्थडे, आज उसका नवा बर्थडे था, 9 साल का वो पूरा हो गया था। लेकिन इस बर्थडे को सेलिब्रेट कैसे किया जा रहा था, कोई सेलिब्रेशन नहीं था बल्कि वो एक कोल सेलर में बंद था, यानी एक कोयले के तहखाने में बेसमेंट में बंद था। और उसके साथ वहाँ पे 2 यंग जेंटलमैन थे जिन्होंने ओलिवर ट्विस्ट को पीटा था बहुत बुरी तरीके से और उसको बंद कर दिया था वहाँ पर। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि ही वॉज प्रिज्यूमिंग टू बी हंग्री। इसका मतलब ये है उसने काम करने से, जो भी काम वहाँ कराया जाता था, काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उसको भूख लग रही थी। राइट, तो उसने ये कहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे पहले खाना खाना है, मैं काम नहीं करूँगा, इस तरीके से उसने बोल दिया था। तो ये मतलब है प्रिज्यूमिंग टू बी हंग्री का। प्रिज्यूम का मतलब वैसे होता है कुछ कुछ अनुमान लगाना। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रिज्यूमिंग का मतलब वो नहीं है। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रिज्यूमिंग के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रिज्यूमिंग का मतलब है मना कर देना किसी काम को करने से क्योंकि आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। ओके, अब इसके आगे जो लाइन में टफ वर्ड्स आए उसकी मीनिंग आप नोट कर लेना। अपैरिशन कहते हैं अपीयरेंस को। ओके, बीडल कहते हैं वही जो मैंने बताया था कि एक तरीके से लोकल पुलिसमैन को बीडल बोला जाता है, जो कि विजिट करता था मिसेस मान के यहाँ ये पता लगाने के लिए कि बच्चों की देखभाल हो रही है या नहीं हो रही। राइट, अंडू का मतलब है ओपन और विकेट का मतलब होता है स्मॉल गेट। तो मिस्टर बम्बल उस स्मॉल गेट को ओपन करने में लगे हुए थे और झुंझला रहे थे क्योंकि उनको वेट करना नहीं पसंद था। नेक्स्ट लाइन में थ्रस्टिंग का मतलब होता है मूविंग और एक्सट्रेसीज का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस एंड प्लेजर। गेट के बगल में ही छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, उस गेट से अपने सर को बाहर निकालते हुए मिसेस मान बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हुए उनको ग्रीट करती हैं। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो वैसे विश कर रही हैं गुडनेस ग्रेशियस।
Although this invitation was accompanied with a courtesy, ये जो इन्विटेशन बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है गुडनेस ग्रेशियस, जो कि मिसेस मान ने बहुत ही रेस्पेक्टफुल बिहेवियर से, कर्टसी मतलब होता है रेस्पेक्टफुल बिहेवियर, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ उनको विश किया था। इट बाय नो मीन्स मॉलिफाइड द बीडल, मॉलिफाइड का मतलब होता है गुस्से को कम करना, लेकिन फिर भी बीडल यानी मिस्टर बम्बल का गुस्सा कम नहीं हुआ था। क्यों वो गुस्सा था? क्योंकि उनको गेट पे खड़े होकर वेट करना पड़ रहा था, उनको वेट करने की बिल्कुल आदत नहीं थी। इसी वजह से मिस्टर बम्बल गुस्सा के बोलते, डू यू थिंक दिस रेस्पेक्टफुल और प्रॉपर कंडक्ट, क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छा तरीका है किसी को यहाँ बुला के वेट कराने का? ग्रास्पिंग हिज केन, केन मतलब होता है स्टिक, टू कीप द पैरिश ऑफिसर्स, पैरिश कहते हैं ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन पीपल जिनका अपना खुद का चर्च होता है, एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट की तरीके से ये वर्क करते हैं। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि पैरिश ऑफिसर्स यहाँ गेट पे खड़ा हुआ है बिजनेस को लेकर जो कि ऑर्फन से रिलेटेड है, और तुम उसको वेट करा रही हो, क्या ये तरीका अच्छा है तुम्हारे लिए? मिसेस मान उसको ठंडा करने के लिए बोलती हैं, आई एम श्योर, पता है आपको, मैं अपने बच्चों को बता ही रही थी, डियर चिल्ड्रन को, कि वो आपकी कितनी तारीफ करते हैं, आप यहाँ आते हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है। नहीं चमचागिरी करना चाह रही है, गुस्से को कंट्रोल करना चाह रही है मिसेस मान। शी अशर्ड द बीडल इनटू अ स्मॉल पार्लर, पार्लर का मतलब यहाँ पे रूम से है, अशर्ड का मतलब होता है रास्ता दिखाना, शोड द वे, यानी कि मिसेस मान रास्ता दिखाती हैं, उनको अंदर की तरफ बुलाती हैं और एक कमरे में ले जाती हैं जहाँ का जो फ्लोर था वो ब्रिक से बना हुआ था, और उनको एक सीट देती हैं बैठने के लिए। एंड ऑफिशियसली डिपॉजिटेड हिज कॉक्ड हैट एंड केन ऑन द टेबल बिफोर हिम, और ज़बरदस्ती उनके हाथ से उनकी कॉक्ड हैट और उनकी जो स्टिक थी लेके खुद रखती हैं टेबल पर। ऑफिशियसली का मतलब होता है जब आप किसी इंसान के ओहदे को देखकर उसकी चमचागिरी करते हो, उसे कहते हैं ऑफिशियसली। तो कुल मिला के मिस्टर बम्बल के गुस्से को ठंडा करने के लिए मिसेस मान ये सब कर रही हैं, हैट वैट को और स्टिक को अपने सिर उठा के रख रही हैं। इसके बाद मिस्टर बम्बल अपने माथे से पसीने को पोंछते हैं, जो उनकी वॉक ने इंजेंडर मतलब होता है गिव राइज, जो उनकी वॉक ने पैदा किया था, यानी इतना वो चले थे इसकी वजह से उनके माथे पे पसीना आ गया था। ग्लांस्ड कंप्लेसेंटली एट द कॉक्ड हैट एंड स्माइल, ग्लांस मतलब होता है घूर के देखना, कंप्लेसेंटली का मतलब होता है कॉन्फिडेंट रिलैक्स्ड मैनर में, यानी जब अपने कॉक्ड हार्ट को ये देखते हैं कि मिसेस मान मेरी कॉक्ड हार्ट को उठा के रख रही है, तो उनको याद आता है कि मैं कितने अच्छे ओहदे पर हूँ, मैं एक बीडल हूँ, राइट। इस वजह से वो रिलैक्स होकर स्माइल करते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं, आप बिजनेस की बात की जाए, जो बच्चा दैट वॉज हाफ बैप्टाइज ऑलिवर ट्विस्ट, बैप्टाइज कहते हैं प्योरीफाइड, यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म में प्योरीफिकेशन किया जाता है सोल का, आत्मा का, उसे कहते हैं बैप्टिज्म, राइट। तो यहाँ पर कमेंट कर रहा है कि जो हाफ बैप्टाइज, यानी इसके फादर का कुछ पता नहीं था, इनकी मदर जिसने इसको पैदा किया था वो अनमैरिड थी, तो हाफ बैप्टाइज चाइल्ड जो कि 9 साल का हो चुका है आज, बोर्ड ने फैसला किया है कि वापस उसको वर्क हाउस ले जाना है मुझे, और मैं यहाँ आया हूँ उसको ले जाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे उससे मिलवाओ फ़ौरन। मिसेस मान हरसेल्फ फेच्ड मतलब होता है ब्रॉड, खुद ओलिवर को लेके आई और उससे कहा झुको, जेंटलमैन की तरफ झुको, मतलब उनको रिस्पेक्ट करो। ओलिवर ट्विस्ट जैसे ही सामने आता है तो मेजेस्टिक वॉइस में, मेजेस्टिक का मतलब होता है बहुत ही इंप्रेसिव वॉइस में बोलते हैं मिस्टर बम्बल, कहते हैं विल यू गो अलॉन्ग विथ मी, तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो ओलिवर? ओलिवर वॉज अबाउट टू से, ओलिवर कहने ही वाला था कि उसको भी बहुत जल्दी है यहाँ से जाने की, लेकिन फ़ौरन ही वो ग्लांसिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ नज़र उठा के देखता है और मिसेस मान की तरफ उसकी नज़र पड़ती है। और मिसेस मान बीडल के चेयर यानी मिस्टर बम्बल के चेयर के पीछे खड़ी हुई थी, यानी मिस्टर बम्बल उनके चेहरे को नहीं देख सकते थे इस वक्त। एंड वॉज शेकिंग हर फिस्ट एट हिम विद फ्यूरियस काउंटेनेंस, चेहरे पे उनके बहुत गुस्सा था और वो फिस्ट दिखा रही थी, फिस्ट कहते हैं मुक्की को, मुट्ठी को, यानी वो गुस्से से ये कहना चाह रही थी कि तुम ये मत बोल देना कि तुम जाने को तैयार हो। अच्छा, क्यों मना करती मिसेस मान इस तरीके से, क्यों मुक्का दिखाती हैं, उसको डराती हैं? वो ये नहीं चाहती थी कि सीधे सीधे ओलिवर ट्विस्ट ये बोल दे कि हाँ मुझे जाना है, इससे ये पता चलेगा कि मिसेस मान ठीक तरीके से यहाँ पे ख्याल नहीं रखती है या मज़ा नहीं आता ओलिवर ट्विस्ट को, तभी वो जाने को रेडी है। इससे क्या होगा, इससे पूरा इम्प्रेशन पड़ेगा मिसेस मान का उन वर्क हाउस के अथॉरिटीज़ पर। He took the hint at once, उसने फॉर हिंट समझ ली थी, यानी मुक्के से वो समझ गया था कि मिसेस मान नहीं चाहती है कि मैं अपनी रेडीनेस को एक्सप्रेस करूं, क्योंकि ये फिस्ट उसको कई बार उसकी बॉडी पे पड़ चुका था, कई बार वो मार चुकी थी, पीट चुकी थी मिसेस मान, एंड नॉट टू बी डीपली इम्प्रेस्ड अपॉन इस रिकलेक्शन, इतना तेज़ भी वो मुक्का नहीं पड़ा था कि वो ये सब भूल जाए कि कितना तेज़ मुक्का पड़ता है। कुल मिला के यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि उसे याद आ गया कि मिसेस मान कितना बुरा पीटती हैं। यंग एज ही वॉज, क्योंकि वो छोटा था, ही हैड सेंस इनफ, उसके पास इतनी अकल तो थी, टू मेक अ फेंट, फेंट कहते हैं अ मूवमेंट दैट यू प्रिटेंड टू मेक समथिंग, कुछ बहाना करने के लिए मूवमेंट करना, तो वो रिग्रेट
दिखाना चाहता था यहाँ से जाने पर, यानी उसको पछतावा था जाने पर, ये वो प्रिटेंड कर रहा था, नाटक कर रहा था दिखाने का। हंगर एंड रीसेंट इल यूसेज बोला जा रहा है कि अभी उसको फिलहाल कोयले की खान में बंद कर दिया गया था, तहखाने में बंद कर दिया गया था रिसेंटली, और अलग से उसको भूख भी लग रही थी। तो ये दोनों चीज़ें हेल्पफुल साबित हुई उसको रुलवाने के लिए, यानी वो रो के बताना चाहता था कि वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, नाटक करना चाहता था। और ओलिवर जब वाकई रोता था तो नेचुरली रोता था। इस पर मिसेस मैन ने उसको 1000 एम्ब्रेसेस मतलब हग्स, बहुत ज़्यादा हक किया। एंड जो ओलिवर चाहता था, इससे ज़्यादा क्या चाहता था ओलिवर, एक पीस ऑफ ब्रेड और बटर चाहता था क्योंकि वो बहुत भूखा था, वो भी दिया मिसेस मैन ने, लेस्ट ही शुड सीम टू हंग्री, यानी कि इस वजह से एक पीस ऑफ ब्रेड दिया था ताकि वो वहाँ जाए तो कम भूखा नज़र आए। When he got to the वर्कहाउस, यानी जब वर्कहाउस के अथॉरिटीज़ उसको देखे तो ये पता ना चल पाए कि मैंने उसको कुछ खाने को नहीं दिया है, इस वजह से उसको एक पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर दे देती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में सीधे वर्क हाउस के सीन को दिखाया जा रहा है कि अब ओलिवर पहुंच चुका है वर्क हाउस में। क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब होता है 15 मिनट्स, 15 मिनट भी नहीं हुए थे वर्क हाउस में पहुंचने पर कि जब उसको एक लार्ज वाइट वॉश्ड रूम में ले जाया गया, जहां पर 8 या 10 फैट जेंटलमैन बैठे हुए थे एक टेबल के चारों ओर। इन मोटे जेंटलमैन के अलावा एट द टॉप ऑफ विच, बीच में एक आर्म चेयर पर जो कि कुछ ऊंचाई पर थी रेस्ट के कंपैरिजन में, एक और एक खास तौर पे फैट जेंटलमैन, यानी उन सब से भी ज़्यादा फैट एक जेंटलमैन बैठा हुआ था जिसका फेस रेड था और राउंड था। उस हाई चेयर पे बैठने वाले जेंटलमैन ने ओलिवर ट्विस्ट को बुलाया और बोला, बॉय लिसन टू मी, यू नो यू आर एन ऑर्फन आई सपोज। मुझे लगता है जहाँ तक तुम ऑर्फन हो, यानी तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं है, तुम अनाथ हो। बेचारे ओलिवर को ये भी नहीं पता था कि ऑर्फन क्या होता है। वो बदले में कहता है, व्हाट्स दैट सर, ऑर्फन क्या होता है। इसमें से जो इतने सारे जेंटलमैन बैठे हुए हैं उनमें से किसी एक ने बोला, द बॉय इज़ अ फूल, ये लड़का बिल्कुल पागल है। एक वाइट वेस्ट कोट पहने हुए जेंटलमैन ने बोला। इस पर उसी बीच में बैठे वाले हाई चेयर पे बैठने वाले जेंटलमैन ने फिर से उसको हश करके रोका, यानी उसको टोका कि तुम मत बोलो बीच में, और फिर से उसने बोलना चालू किया उसी हाई चेयर पे बैठने वाले इंसान ने। और ओलिवर ट्विस्ट से बोलना स्टार्ट किया, तुम्हें पता है तुम्हारे फादर नहीं है ना तुम्हारी मदर है, और तुमको पेरिश ने ही पाला है, यानी कि वर्क हाउस के मेंबर्स के जरिए ही तुम पाले गए हो, क्या ऐसा नहीं है। ओलिवर ट्विस्ट जवाब देता है, यस सर, और ये कहकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। एक दूसरे जेंटलमैन ने ग्रफ मतलब होता है रूड और अनफ्रेंडली वॉइस में ये बोला कि मुझे उम्मीद है कि तुम हर रात प्रेयर्स बोलते हो और प्रे करते हो उन लोगों के लिए जो तुम्हें खाना देते हैं और जो तुम्हारी ख्याल करते हैं, यानी कुल मिला के वो अपने ही बारे में पूछ रहे हैं और इस तरीके से बोल रहे से बहुत केयर करते हो, बल्कि केयर के नाम पे थोड़ा सी खाना देते हैं और ज़्यादातर काम लिया जाता है इन लोगों से। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि तुम हमारे लिए प्रेयर करते हो सोने से पहले या नहीं। स्टैमर्ड द बॉय, स्टैमर मतलब होता है हकलाना। ओलिवर ट्विस्ट ने इस बार हकला के जवाब दिया, यस सर। इसके बाद अगेन उसी इंसान ने जो कि हाई चेयर पे बैठा हुआ था ओलिवर ट्विस्ट से बोला, तुम यहाँ पर आए हो ताकि हम तुम्हें एजुकेट कर पाएँ और तुम्हें एक अच्छा ट्रेड सिखा पाएँ। एक दूसरे जेंटलमैन जो कि वाइट वेस्ट कोट में था, सरली मतलब बहुत ही रूड और अनफ्रेंडली था, उसने ओलिवर ट्विस्ट से बोला, कल से तुम 6 बजे ओकम पिक किया करोगे। तो यही करवाया जाता था। ओकम पिक करने का मतलब है, ओकम एक तरीके से फाइबर होता है, रस्सी के जरिए एक तरीके से फाइबर निकाला जाता है, तो ये काम बच्चे वहाँ पे करते थे। इसके बाद बीडल के कहने पर, यानी मिस्टर बम्बल के कहने पर, ओलिवर ट्विस्ट इन सारे जेंटलमैन के लिए रेस्पेक्ट में झुकता है और इसके बाद एक लार्ज वार्ड में चला जाता है जहाँ पे उसको एक हार्ड सा बेड मिलता है, रफ था बहुत ही, और वहाँ पे वो रोते रोते सो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि वहाँ का माहौल कैसा था। The boys were fed in a large stone hall. Fed is the third form of feed. Boys को खाना खिलाया जाता था एक बड़े से स्टोन हॉल में। उस हॉल में कोने पर एट वन एंड मतलब एक सिरे पर एक कोने पर कॉपर रखा होता था। यहाँ पे कॉपर का मतलब है एक बड़ा सा बर्तन जिसमें खाना रखा होता था, ग्रूवल रखा होता था, और उसके लिए एक मास्टर अपॉइंट किया जाता था जिसकी ड्रेस एक एप्रन की ड्रेस होती थी और उसको मदद करने के लिए 1 या 2 विमेन होती थी। और वो मास्टर क्या करता था, लेडिल द ग्रूवल, लेडिल मतलब होता है चम्मच के जरिए ग्रूवल निकालना उस बड़े से कॉपर वेसल से। और अब किस तरीके से वो सर्व करता था, निकालता था मास्टर, वो कॉम्पोजिशन हमें बताया जा रहा है कि हर बच्चे को एक पोरिंगर मिलता था। पोरिंगर का मतलब होता है छोटा सा बाउल मिलता था जिसमें एक हैंडल लगा होता था। एंड नो मोर एक्सेप्ट
ऑन फेस्टिव ओकेजन। और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था सिवाय इसके कि फेस्टिव ओकेजन पर जब फेस्टिवल होता था तो ब्रेड के कुछ पीसेस उनको एक्स्ट्रा में दे दिए जाते थे। और यहाँ पे जो आउंसेस लिखा हुआ है ये वेट को दिखाते हैं, 28 पॉइंट समथिंग ग्राम होता है जिसको आउंसेस बोला जाता है। जिन बोल्स में वो लोग खाना खाते थे कभी उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बॉयज उसको पॉलिश कर देते थे अपने चम्मच से और वो चमकने लगते थे। जब ये काम वो लोग कर देते थे यानी कि कुपचट कर जाते थे सारे पूरे बाउल को, इसके बाद वो कॉपर को यानी उसी वेजल जिसमें खूब सारा ग्रूवल रखा होता था जिससे वो निकाल के सर्व करता था मास्टर, उसको घूरने बैठ जाते थे। और ऐसा लगता था मानो उस वेजल को जो बड़ा सा बर्तन रखा हुआ घूर घूर के उसकी दीवारों को ये लोग खाई जाएंगे, जैसे इतने भूखे होते थे ये लोग। डिवाउर मतलब होता है गटक जाना बिना कुछ चबाए, राइट। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि मानो जो दीवारें उसकी जिससे वो बर्तन बना है मानो वो बर्तनों को निगल जाएं, इस तरीके से वो घूरा करते थे। और इस घूरने के दौरान वो अपने उंगलियों को ऐसे चाटते थे जैसे मानो थोड़ा बहुत रूअल अगर उसमें लगा रह गया हो तो उसको भी बहुत अच्छे से वो साफ कर जाते थे। कितने अच्छे से चार्ल्स डिकेंस ने भूख का मंजर हमारे आंखों के सामने पेश किया है। ओलिवर ट्विस्ट और उसके साथी 3 महीने से इस स्लो स्टार्वेशन, इस भूख को सफर कर रहे थे और आखिरकार वो इतने ज्यादा वोरेशियस हो गए, इतने ज्यादा जंगली हो गए भूख के मारे कि उनमें से एक लड़के ने, जिसको भूख सहने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, अपने साथियों को एक हिंट दी। डार्कली का मतलब यहाँ पे सीरियसली एक धमकी दी। अनलेस ही हैड अनदर बेसिन ऑफ ग्रूवल पर डीएम। पर डीएम का मतलब होता है फॉर ईच डे, ये एक लैटिन का शब्द है, ओके। अगर उसको हर दिन जो ग्रूवल एक ही बोल मिलता है, अगर उसको दूसरा बोल नहीं मिला तो उसे डर है कि कहीं वो अपने बगल में सोने वाले लड़के को ना खा जाए भूख के मारे। और वो लड़का जो उसके पास में सोता था बहुत ही कम एज का था। जिस लड़के ने ये बात बोली थी उसकी आंखें बहुत ही वाइल्ड लग रही थी, हंगरी लग रही थी और बाकी सारे बच्चों ने उसकी बात को जैसे यकीनी कर लिया था कि वो वाकई किसी लड़के को खा ही जाएगा। अ काउंसिल वॉज हेल्ड, एक बैठक हुई बच्चों की जिसमें ये लोग ने डिसाइड किया कि कौन जाएगा मास्टर के पास ज़्यादा मांगने के लिए और आखिर में ये तय पाया गया कि ओलिवर ट्विस्ट को ही जाना होगा। द इवनिंग अराइव्ड, वो शाम आ पहुंची थी, लड़कों ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। मास्टर ने भी अपने कुक की यूनिफॉर्म में कॉपर के पास जगह ले ली थी और जो पॉपर मतलब शोई असिस्टेंट है वो भी आके खड़े हो जाते हैं, ग्रूवल सर्व किया जाता है। एंड अ लॉन्ग ग्रेस वॉज सेड ओवर द मीजली मील। कितनी बढ़िया लाइन लिखते हैं चार्ल्स डिकेंस। वो कह रहे हैं कि ग्रेस मतलब होता है प्रेयर। एक लंबी सी प्रेयर हुई थी एक ऐसे खाने के लिए जो बहुत ही कम क्वांटिटी का था। मिजली मतलब होता है मच टू स्मॉल क्वांटिटी। द ग्रूवल डिसअपीयर्ड मतलब कि सबका खाना खत्म हो गया और बॉयज ने एक दूसरे से विस्पर करना मतलब फुसफुसाना स्टार्ट कर दिया। विंग्ड मतलब होता है आंख मारना और ओलिवर की तरफ आंख मारने लगे कि उठो जाओ मांगो। और जो बाकी नेबर्स थे उसको नच करने लगे मतलब कोहनी मारने लगे कि जाओ उठो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो और मांगने के लिए। चाइल्ड लेजी वॉज, और क्योंकि वो बच्चा ही था वो भूख से बहुत तिलमिलाया हुआ था और बहुत परेशान था। ही रोज फ्रॉम द टेबल, अपने टेबल से वो उठता है, एडवांसिंग मतलब आगे की तरफ बढ़ता है, बेसिन इन हैंड, अपने हाथ में वही बोल लिया था जिसमें उसको ग्रूवल मिला था, और मास्टर की तरफ आगे बढ़ता है। सेड समवॉट अलार्म्ड एट हिज ओन टिमरिटी। टिमरिटी कहते हैं द कॉन्फिडेंस टू डू और टू से समथिंग। उसे खुद के ही कॉन्फिडेंस पे शक हो रहा था, डर रहा था, वो खुद भी डर रहा था और डरते डरते उसने बोला प्लीज सर आई वांट सम मोर। मास्टर एक मोटा सा हेल्दी मैन था लेकिन फिर भी ये सेंटेंस सुनने के बाद वो जैसे पेल मतलब फीका ही पड़ गया, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। He gazed in stupefied astonishment. Stupefied कहते हैं extremely surprised, extremely shocked। यानी मास्टर बहुत ज्यादा चौंक गया था इस रिबेल पर। रिबेल मतलब जो विद्रोह किया था उसने, यानी जो एक ऐसा काम कर दिखाया था जो आज तक किसी ने नहीं किया था। कुछ सेकंड्स तक तो वो बिल्कुल ही शॉक था मास्टर। एंड देन क्लैंग फॉर सपोर्ट टू द कॉपर, और इतना ज्यादा वो शौक था कि उसको सहारा लेना पड़ा कॉपर पर। क्लैंग मतलब होता टिकना, यानी कॉपर का जो बर्तन जो वेजल रखा हुआ था उस पर वो टिक गया सहारा लेने की वजह से। असिस्टेंट जो पास में खड़े थे वो भी जम गए थे सरप्राइज से, उनको भी बड़ा शौक लगा था और जितने लड़के वहां पे थे वो डरे हुए थे। सेट द मास्टर एट लेंथ, एट लेंथ मतलब होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफी देर बाद। फेंट वॉइस मतलब बेहोशी की हालत में उसने जवाब दिया मास्टर ने, व्हाट, क्या कहा तुमने। मास्टर के व्हाट पूछने पर ओलिवर फिर से वही जवाब देता है प्लीज सर आई वांट सम मोर। अब की बार मास्टर क्या करता है, जिस लेडल से जिस चम्मच से वो निकाल रहा था ग्रूवल वही उसके सर पे मार देता है। पिनियड हिम, उसको अपने आर्म्स में अपने हाथ में कस के दबाता है और ले चलता है चिल्लाते हुए बीडल के पास, यानी मिस्टर बम्बल के पास जा रहा है वो। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सजेस्ट सम मोर टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।